This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज बेल्लारी में बीजेपी की एक जनसभा से खिताब किया। अपने खिताब में पीएम ने द केरला स्टोरी फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि ये मूवी आतंक की साजिश पर आधारित है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर चल रहे बजरंग दल बैन, जय हनुमान जैसे मुद्दों को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कांग्रेस के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। आइन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो भी पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पापा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। पापा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं, उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता।
जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का प्रदर्शन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जारी है। अब WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर FIR दर्ज होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पहला बयान सामने आया है। सुनिए। मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और तभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बनी है। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। और ये हालिया प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम क्योंकि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया। और एक एक खिलाड़ी के ऊपर कईयों के ऊपर 2.5 करोड़, कईयों के ऊपर 3 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़ ऐसे करके खर्च किए गए। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। FIR दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे दिल्ली पुलिस, वो भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध, पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। एनसीपी सदर शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद मुंबई में आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सुप्रिया सुले, अजीत पवार समेत कई सीनियर लीडरान शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश को कमेटी ने नामंजूर कर दिया। बताया जा रहा है कि एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार से पार्टी की क़यादत जारी रखने की दरख्वास्त की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नायब सदर प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हुए अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। यूनानिमसली, सर्वानुमति, ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारभार संभालना चाहिए। झारखंड में मुस्लिम अक़लियत मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। रियासत में JMM कांग्रेस और RJD इत्तेहाद वाली हेमंत सोरेन हुकूमत में भी उनके मसाइल अब तक हल नहीं हो पाए हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हज कमेटी जैसा वाहिद वेलफेयर इदारा भी तमाम तर सरकारी सहूलियात से महरूम है, जिस वजह से हज कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान सख्त मायूस है। हुकूमत के रवैये पर कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान कुछ इस अंदाज में अपनी मायूसी और बेबसी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, हज कमेटी चेयरमैन को अब तक मान्यता नहीं प्राप्त है और अभी देख रहे हैं हजों का जाना आना भी है, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, हज कमेटी ऑफ इंडिया जाना, और ऐसे में मान्यता नहीं मिलना दुखद है। और हमें लगता है कि बेकार है फिर तो हज कमेटी हाउस, इतना बड़ा सिस्टम है और उसका चेयरमैन को मान्यता नहीं है। कहीं जाइएगा तो वहाँ बुलाया नहीं जाता है, इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्शन होता है और जिसके कारण तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप बिल्कुल। और जो सेंट्रल का फंड अगर माली बैठक में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अब वो लोग कहता है कि आप तो चेयरमैन नहीं हैं, आपको तो मान्यता ही नहीं दिया गया है, तो किस हैसियत से आप बोल रहे हैं। दिल्ली में एक घटना मेरे साथ घटी, अपने आप को बहुत ह्यूमिलिएट महसूस किया कि हम चेयरमैन हैं, हम विधायक हैं, हमारी सरकार है
और इतना बड़ा आबादी है हमारा, एक हज हाउस है, उसके बाद भी चेयरमैन का दर्जा नहीं मिल रहा। तो ये नहीं कहता हूँ कि इरफान अंसारी को आप दीजिए। कई बार मंत्रियों से मैंने कहा, कई बार कहा, सदन में भी मैंने मांग रखा। अब सरकार को चाहिए कि ऐसे समय में अगर दर्जा नहीं मिलता है तो काम प्रभावित होगा। तो सरकार को चाहिए था कि वक्त बोर्ड और चेयरमैन का मान्यता एकदम जितना जल्द से हो, सेकंड 1 घंटे के अंदर भी हो तो जल्दी दे देना चाहिए। देखिए, मैं खुद चेयरमैन हूँ, उनको लगता है कि हमको खुद खराब लगता है, मैं अपने बारे में क्यों बोलूँ। चेयरमैन का मान, देखिए इरफान साहब तो टेम्पोररी, हमको क्या मतलब है भाई, आज हैं हम, कल नहीं रहेंगे, लेकिन चेयरमैन का दर्जा होना चाहिए। जो भी आए तो एक चेयरमैन को उसको मान्यता मिले ताकि हज कमेटी का जो काम है वो पूरा हो सके। मान लीजिए दिल्ली में काम है, अब दिल्ली में यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाता है कि हाँ हज कमेटी के चेयरमैन जा रहे हैं, उनको बैठने का वहाँ पे उनका स्थान दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है गवर्नमेंट भेज नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जानकारी हमको नहीं मिल रहा है, आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, हम अपनी समस्याओं को अवगत नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ से फंड नहीं ला पा रहे हैं, इसका अफसोस। झारखंड को अलग हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन झारखंड बनने के बाद अब तक हज कमेटी को उसका स्टेटस बल्कि उसका नियमावली तक नहीं बना, जिसके वजह कर तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हज कमेटी को कोई पावर नहीं है। इसी तरह वक्फ बोर्ड का भी मामला है, लेकिन वो अलग मसला है। तो सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अब तक तो इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अगर वो नहीं बना है तो मेरे ख्याल से अगर कोई उज़्र बयान करे, ये उज़्र सही नहीं हो सकता है, जिसके लेकर के हाजियों को भी, जो जाने वाले लोग होते हैं उनको भी काफ़ी दुश्वारी होती है। हज कमेटी जो 2-4 स्टाफ है उन लोगों को भी बहुत परेशानी होती है, जो मेंबरान हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको भी बहुत दुश्वारी होती है। यानी कुल मिलाकर स्टेटस है ही नहीं है। जो स्टेटस तमाम जगह पर है, तमाम जगह पर उसका स्टेटस है बाज़ाब्ता, और उसका नियमावली बना हुआ है, उसके मुताबिक काम होता है। वहाँ पर एक चार्मिंग है, एक रौनक है, लेकिन हमारे यहाँ अपने यहाँ इस तरह मामला तो है नहीं। उत्तराखंड में लैंड जिहाद मामले में अब खानपुर विधायक उमेश कुमार भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि दरगाह और मज़ार मुल्क में भाईचारा और आपसी हमदर्दी बनाए रखने में अहम किरदार निभा रही हैं। ऐसे में कदीम दरगाहों को तोड़ना बहुत ही गलत है। सूफी संतों ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। किसी भी कदीम यादगार के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार को कानून का सहारा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो लोग रातों रात गैर कानूनी तामीरात कर जमीन हड़पने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी में श्रद्धा है, आस्था है और वो प्राचीन है, तो हमें उन धरोहरों को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर साधु संतों की कहीं पर स्मारक हैं और वो प्राचीन हैं, उनका उद्देश्य किसी ज़मीन को कब्जाना नहीं है, किसी सरकारी ज़मीन को कब्जाना नहीं है। कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें रातों रात लोग कब्जाने का प्रयास करते हैं। मैं उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आस्थाएं जुड़ी हैं, जहाँ लोग जियारत करते हैं और पुरानी प्राचीन स्मारक हैं, उनको क्षतिग्रस्त करना, उनको ध्वस्त करना, त्वरित कार्रवाई आनन फानन में इस तरीके के कदम उठाना, मेरा मानना ये जायज़ नहीं है। कानूनी प्रक्रिया का उसके संबंध में उन लोगों को सहारा लेना चाहिए ताकि दूसरा पक्ष भी अपना मुद्दा, अपनी बात, ये सरकार की तानाशाही ही कहूँगा कि अगर आप किसी दूसरे पक्ष को बिना सुने उजाड़ देंगे तो ये सरकार की तानाशाही है। मैंने, आप पूरी बात आपने मेरी सुनी नहीं, मैंने यही कहा कि आप किसी के स्मारक को, किसी प्राचीन स्मारक को अगर उजाड़ रहे हैं तो आपको नोटिस देकर उनके पक्ष को सुनना चाहिए जो लोग वहाँ हैं। दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक पेंट्स ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल साफ प्लस सेव।